हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रीट शिक्षक भर्ती के लिए मैं साइकोलॉजी की क्लास लेकर आया हूँ। यह मेरी पहली ही वीडियो है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। एरिक एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम संभ्रांति प्राय देखी जाती है शैशवावस्था में, बचपन में, किशोरावस्था में या वयस्कावस्था में। आंसर अपने मन में सोचें। देखिए, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। एरिक एरिक्सन को नव फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक मानते जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध कृति है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो कि 1963 में लिखी थी। इन्होंने मानव जीवन अवधि को 8 अवस्थाओं में बांटा था। पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास, जो कि जन्म से 18 माह है यानी 1.5 वर्ष तक होती है। दूसरी स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता या शक, जो कि 18 माह से और 3 वर्ष तक यानी 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक होती है। तीसरी पहल या शक्ति बनाम दोष, जो कि 3 से और 6 वर्ष है। चौथी परिश्रम बनाम हीनता, जो कि 6 से और 12 वर्ष। अगली पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, जो कि 12 वर्ष से और 18 वर्ष यानी किशोर अवस्था में पहचान बनाम भूमिका भ्रांति अवस्था। छठवीं है घनिष्ठता बनाम एकांकीपन, जो कि 18 से और 35 वर्ष तक। सातवीं है सृजनात्मकता या जननात्मकता बनाम स्थिरता, जो कि 35 से 65 वर्ष। और लास्ट स्टेज संपूर्णता बनाम हताशा, जो कि 65 वर्ष के बाद मृत्यु पर्यंत तक। ये इधर इनका इंग्लिश में भी दिया हुआ है, इसको आप पोस्ट करके पढ़ लेना। देखते हैं प्रश्न को। एरिक एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम संभ्रांति प्राय देखी जाती है, तो राइट आंसर होगा किशोर अवस्था में, जो कि 12 से 18 वर्ष, 5वीं स्टेज। अगला प्रश्न, समान क्रियाओं एवं विचारों का व्यवस्थित समूह है जिसका बार बार प्रयोग वातावरण के प्रति अनुक्रिया के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं स्कीमा, साम्यावस्था, समंजन या फिर आत्मसातकरण। इसका राइट आंसर होगा स्कीमा। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पहला चरण क्या है? पूर्व परंपरागत नैतिकता, परंपरागत नैतिकता, परंपरागत नैतिकता और पश्च परंपरागत नैतिकता। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के 3 चरण बताए थे, जिनमें है पहला पूर्व परंपरागत नैतिकता, दूसरा परंपरागत नैतिकता और तीसरा है पश्च परंपरागत नैतिकता। तो पहला चरण होगा इसका पूर्व परंपरागत नैतिकता। जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं, कोहल वर्ग ने 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई थीं। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरी परंपरागत स्तर और तीसरी उत्तर परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर को 2 वर्गों में डिवाइड किया, आज्ञा एवं दंड की अवस्था और दूसरी है अहंकार या अहम की अवस्था। परंपरागत स्तर को भी 2 भागों में बांटा था। पहली है प्रशंसा की अवस्था या अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अवस्था। चौथी स्टेज सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। और तीसरा स्तर उत्तर परंपरागत स्तर, इसमें नैतिक विकास पूर्ण हो जाता है। सामाजिक समझौते की अवस्था,
और छठवीं है विवेक की अवस्था या सार्वत्रिक नीति परक सिद्धांत की अवस्था। जो पूर्व परंपरागत स्तर है इसमें नैतिकता का एक प्रकार से अभाव रहता है, नैतिकता कम पाई जाती है। परंपरागत स्तर में नैतिकता में सर्वाधिक वृद्धि होती है और उत्तर परंपरागत स्तर में नैतिकता अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है। तो राइट आंसर होगा कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पहला चरण क्या है? पूर्व परंपरागत स्तर। पियाजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष या 5 से 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 2 से 7 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, एक किशोर जिसने औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है वह भविष्य के बारे में व्यवस्थित सोच सकता है, किसी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं उत्पन्न करता है, उस दुनिया के बारे में सोचते हैं जो वास्तविक रूप में नहीं है और आगमनात्मक तर्क कर सकता है। सही उत्तर आपको देखना है, केवल ए बे से सही है, केवल बे सही है, केवल से सही है या सभी विकल्प सही हैं। इसका राइट आंसर होगा डी। देखिए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 1896 से 1980 के मध्य इनका कार्यकाल रहा था। तब इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 1896 से 1990 इनका कार्यकाल रहा था। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थीं, संवेदी या गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी या गतिक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष होती है, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष, प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष के बाद यानी किशोर अवस्था के बाद। प्रश्न को दोबारा देखते हैं। एक किशोर यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें भविष्य के बारे में व्यवस्थित सोच सकता है किशोर, किसी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं उत्पन्न करता है, उस दुनिया के बारे में सोचता है जो वास्तविक रूप में नहीं है, उसके बारे में भी सोच सकता है और आगमनात्मक तर्क भी कर सकता है। इसलिए राइट आंसर होगा सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है? ए पिट्यूटरी ग्रंथि, व एड्रिनल ग्रंथि, से थायराइड ग्रंथि और द पीनियल ग्रंथि। उत्तर अपने मन में सोचें, देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, सबसे पहले पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है जो मटर के दाने के बराबर होती है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसकी अधिक सक्रियता के कारण बालक लंबा होता है और उसका अच्छा विकास होता है, और यदि इसकी सक्रियता कम होती है तो बालक का विकास भी कम होता है। दूसरी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, यह गले में पाई जाती है। इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जो भोजन को पचाने का काम करती है, इसलिए यह भी विकास में सहायक है। तीसरी पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि गले से थोड़ी नीचे पाई जाती है। पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि से जस्ट नीचे पाई जाती है, यहाँ पर। यह रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियमित रखती है।
अगली थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि वक्षस्थल के बीच में पाई जाती है। यह रोग प्रतिरक्षा प्रणाली में विकास करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का काम करती है। अगली है एड्रिनल ग्रंथि। ये वृक्क के पास में पाई जाती है। एड्रिनलिन नामक स्राव निकलता है इससे, जो संवेगों पर नियंत्रण का कार्य करता है। इसकी कमी से व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। और जनन ग्रंथियाँ, पुरुषों में एंड्रोजन एवं महिलाओं में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन पाया जाता है, जो स्त्रियोचित व पुरुषोचित गुणों का विकास करता है। अतः पिट्यूटरी ग्रंथि मानव विकास में कार्य करती है, प्रभावित करती है, एड्रिनल करती है, थायराइड करती है, लेकिन पीनियल ग्रंथि ये नहीं करती है। इसको तीसरी आंख भी कहा जाता है, पीनियल ग्रंथि को। यह धार्मिक कार्यों से संबंधित होती है, अर्थात यह व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है। रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी, क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कौशल वर्ग के किस स्तर को बताता है? डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने व सजा, तो पकड़े जाने, दंड, ये पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा की एक सीमा है? सीमा का मतलब यहाँ कमी से है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, बिल्कुल सही है। कक्षा की समस्याओं का समाधान, ये भी सही है। बाल केंद्रित शिक्षा, ये भी सही है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या, ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा द। ये शिक्षा की एक सीमा है। नवजात शिशु के गाल को छूने पर वह अपना मुंह खोलता है तथा सिर घुमाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? बेबिंस की अवस्था, मोरो अवस्था, पकड़ना या फिर रूटिंग अवस्था? अपना उत्तर सोचें, देखते हैं। रूटिंग रिफ्लेक्स, इसमें क्या है, गाल को छूते हैं तो बच्चा अपना मुंह खोलता है और गर्दन टेढ़ी करता है, इसे रूटिंग कहते हैं। मोरो, मोरो में क्या है, बच्चा जब तेज़ ध्वनि सुनता है तो तेज़ ध्वनि सुनने पर अपने हाथों को फैलाता है और कमर को भी टेढ़ी करता है, इसे मोरो अवस्था कहते हैं। ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स यानी पकड़ना, इसमें क्या है, बच्चे की हथेली पर जब हम उंगली रखते हैं तो वो उसको पकड़ लेता है। और ये है बेबिंस की। बेबिंस की, जब हम बच्चे के तलवे में उंगली से चोट मारते हैं या उसको थोड़ा सहलाते हैं तो बच्चा पहले अपनी पैर की उंगलियों को खोलता है, उसके बाद उनको सुकेड़ लेता है। तो हमारे प्रश्न में है, नवजात शिशु के गाल को छूने पर वह अपना मुंह खोलता है तथा सिर घुमाता है, इस क्रिया को कहेंगे, तो इस क्रिया को कहेंगे रूटिंग। राइट आंसर होगा रूटिंग, ये वाला। नेक्स्ट प्रश्न, TEACCH कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो ये ऑटिज्म बालक के लिए प्रयोग में किया जाता है। इस प्रकार आज के प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। थैंक यू।